जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी के आपके अपने चैनल चंदू कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स, जिसके अंतर्गत हम लोग सेकेंड पेपर का सेकेंड यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर विद्युत, इसके अंतर्गत हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, चलिए आइए जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन में जब दो समान परिमाण के विपरीत आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस प्रकार का निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। जैसे कि हम लोग चित्र में देखते हैं, हमारे पास दो बिंदु आवेश है Q1 एवं Q2। अगर इन दोनों के बीच की दूरी अत्यल्प है, अति अल्प है, अल्प भी नहीं, इसमें यह बहुत ही नगण्य मान लेते हैं, तो इस प्रकार का निकाय को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। जैसे इसी को बताया है, माना कि दो बिंदु आवेश Q1 एवं Q2 दोनों के बीच की दूरी 2L है। यहाँ पर 2L दूरी अगर अत्यल्प हो तो इस प्रकार का निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। इस प्रकार से हम लोगों ने जाना कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव यह 2 नंबर में आने लायक क्वेश्चन है। अब हम लोग देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण? वैद्युत द्विध्रुव निकाय में एक आवेश एवं दोनों आवेशों के बीच की दूरी को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यह एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा -q से +q की ओर होती है। अर्थात कहने का तात्पर्य, जैसे कि हम लोग चित्र में देखते हैं, तो यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, तो यहाँ पर दोनों आवेशों में से एक आवेश एवं दोनों आवेशों के बीच के दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और इसकी दिशा की बात करें, जैसे कि यहाँ पर हम लोग दोनों आवेशों को पॉजिटिव लिए हैं, लेकिन अगर हम लोग इसी दोनों आवेशों को, एक को निगेटिव और दूसरे को पॉजिटिव ले लें, तो इस द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होता है। द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग P से डिनोट करते हैं। तो इस P की बात करें तो इसकी दिशा कहाँ से कहाँ होगी, -q से +q की ओर हो जाएगी। ठीक, तो द्विध्रुव आघूर्ण P = Q × 2L, अर्थात एक आवेश एवं दोनों आवेशों के बीच की दूरी, यहाँ पर हम लोगों ने दूरी को 2L लिया है। और मात्रक की अगर बात करें तो Q अर्थात आवेश और आवेश का मात्रक कूलाम, और L अर्थात दूरी और दूरी का मात्रक मीटर, तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर। अब हम लोग देखने वाले हैं अक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इन एंड ऑन पोजीशन। तो चलिए देखते हैं। चित्रानुसार माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। जैसे हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है ए बी, जो ए में -q और बी में +q है, जिनके -q तथा +q है, आवेश -q और +q है, तथा इनके बीच 2a दूरी है। अर्थात जो ए से बी के बीच की दूरी की अगर बात करें तो दूरी हमारे पास 2a है। द्विध्रुव ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक k है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है। जैसे कि हमारे पास ये द्विध्रुव है जिसका मध्य बिंदु हम लोगों ने A माना, तो O से r दूरी पर एक बिंदु क्या है, हमारे पास P है। O से r दूरी पर, यहाँ पर दिखाया गया है, O से r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। तो +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अर्थात कूलाम के नियम से हमें पता है कि यहाँ पर जो +q आवेश दिखाई दे रहा है बी बिंदु पर, तो +q आवेश के कारण हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कूलाम के नियम अनुसार क्या हो जाएगा, वेक्टर E1 = 1/4πε0 k। k क्यों है, क्योंकि यह जो माध्यम है उसमें बताया है कि यह जो माध्यम है वह कोई परावैद्युतांक k पर रखा गया है। तो 1/4πε0 k Q/Bp², अर्थात B से P के बीच की दूरी, क्योंकि हमारे पास जो प्लस आवेश है वह बिंदु B पर है। तब हम लोग इसी को लिख सकते हैं 1/4πε0 k Q/R
आर माइनस ए पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ पर अब आर माइनस ए पूरे का होल स्क्वायर कहाँ से आया, अर्थात जो बीपी है उसकी स्थान पर हम लोगों ने आर माइनस ए का ए क्यों रखा। तो हम लोग बताना चाहते हैं कि यहाँ जो बी और पी के बीच की हमको दूरी ज्ञात करना है, किंतु हमें ओ से पी के बीच की दूरी पता है आर, और ए से बी के बीच की दूरी पता है 2a। अगर हम लोग ए और बी को दो भाग में डिवाइड करें जो कि बिंदु ओ पर हुआ है, तो हम लोग इस दोनों के बीच की दूरी को ए मान सकते हैं, अर्थात ओ से ए के बीच की दूरी को हम लोग ए मान सकते हैं और ओ से बी के बीच की दूरी को ए मान सकते हैं। तब हमको यह अगर बी से पी के बीच की दूरी को पता करना है तो हम लोग आर में ए को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा आर माइनस ए, जो कि बी से पी के बीच की दूरी को प्रदर्शित करता है ना। तो यहाँ पर बी और पी के स्थान पर हम लोगों ने आर माइनस ए पूरे का होल स्क्वायर लिया है, जो कि दिशा पी से बी की ओर होगी। उसी प्रकार से माइनस क्यू आवेश के कारण अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो हमारे पास ई डबल डैश वेक्टर ई डबल डैश इक्वल टू कूलाम नियमानुसार 1/4 एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान ए पी स्क्वायर। यहाँ पर फर्स्ट में हम लोगों ने बी पी स्क्वायर लिया था, अब यहाँ पर हम लोग ए पी स्क्वायर लेंगे। और चित्र में देखते हैं तो यहाँ पर ए से पी के बीच की दूरी, लेकिन हमें ए से पी के बीच की दूरी पता नहीं है, हमें केवल पी से ओ के बीच की दूरी को पता है और ए से बी के बीच की दूरी को पता है। और हम लोगों ने ज्ञात किया कि ए और ओ के बीच की दूरी ए है और बी और ओ के बीच की दूरी स्मॉल ए है। इस प्रकार से तब हम लोग ज्ञात कर सकते हैं कि जो पी और ए के बीच की दूरी की बात करें तो पी से ओ के बीच की दूरी आर है और ओ से ए के बीच की दूरी ए है, तो हमारे पास ए से पी के बीच की दूरी मिल जाएगा आर प्लस ए। ठीक, उसी को हम लोगों ने यहाँ पर ए पी स्क्वायर की जगह आर प्लस ए पूरे का होल स्क्वायर लिख दिया है, ठीक, जो कि पी ए की दिशा में है। स्पष्टतः विद्युत क्षेत्र E1 एवं E2 एक ही रेखा के अनुदिश परस्पर विपरीत दिशाओं में है तथा E1 का परिमाण E2 के परिमाण से अधिक है। अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो वेक्टर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E मॉड ऑफ वेक्टर E इज इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर E1 माइनस मॉड ऑफ वेक्टर E2। बी पी की दिशा अथवा ओ पी की दिशा, चूँकि इन दोनों की दिशा विपरीत है, तो हम लोग E1 और E2 के मान को यहाँ पर रख देते हैं। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपन आर माइनस ए स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान आर प्लस ए स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के को कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास बचता है क्यू अपान आर माइनस ए पूरे का होल स्क्वायर माइनस ए क्यू अपान आर प्लस ए पूरे का होल स्क्वायर। ठीक, फिर हम लोग देखते हैं अगले स्टेप में हम लोग क्यू को भी बाहर ले लेते हैं, दोनों में से क्यू को बाहर ले लिए और दोनों के मध्य तिर्यक गुणा हो जाता है, अर्थात लघुत्तम लेते हैं और लघुत्तम का इसका इसके साथ और इसका इसके साथ गुणा हो जाता है। तो हमारे पास ये प्राप्त हो गया आर प्लस ए पूरे का होल स्क्वायर माइनस आर प्लस माइनस ए पूरे का होल स्क्वायर, आर माइनस ए होल स्क्वायर माइन आर प्लस ए होल स्क्वायर। ठीक, फिर इस प्रकार से अगले स्टेप में क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, तो इसका फार्मूला हमको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। उसी फार्मूला से हम लोग इसको बाहर निकाल देते हैं, तो हमारे पास आ जाता है आर स्क्वायर धन ए स्क्वायर धन 2ra माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ra। तो यहाँ से एक आर क्रॉस एक ए से ए क्रॉस, फिर हमारे पास बच जाता है 2ra और 2ra, कुल मिला करके हमारे पास 4ra बच जाता है। ठीक, अपान ये आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस और आर प्लस ए का होल स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान होल स्क्वायर। ठीक, अगर हम लोग यहाँ पर आर इज ग्रेटर देन ए लें, अर्थात जो
ए का मान है उसे हम लोग आर से अत्यंत ही नगण्य माने तो हम लोग इसको पूरा नगण्य कर सकते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा आर स्क्वायर और ब्रैकेट के बाहर में फिर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये स्क्वायर स्क्वायर जुड़ जाएगा और हमारे पास 4 स्क्वायर 4 का घाते 4 आ जाएगा। ठीक इस प्रकार से हम लोगों के पास ये जो परिणामी तीव्रता है ई है वह हमारे पास आ जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 4 आर ए अपान आर की पावर 4। अब हम लोग परिणामी तीव्रता ई इज इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान आर स्क्वायर ले सकते हैं। यहाँ पर k इज इक्वल टू अगर 1 लिया जाए तो k नगण्य हो जाएगा और यहाँ पर 2p कहाँ से आया तो हमारे पास 4ra आया था। तो 4ra में हम लोग 4ra को तोड़ें तो हम लोग पाते हैं 2 इंटू 2ra और ये जो 2ra है वह वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। इसी वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है तो और द्विध्रुव आघूर्ण को जो हम लोग P से डिनोट कर सकते हैं। तो यह हमारे पास इसका मान पूरा हो जाएगा P तो हमारे पास ये आ जाएगा 2P। इस कारण से हम लोगों ने यहाँ पर P लिखा है। यही अक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक अब हम लोग देखते हैं निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चित्रानुसार हम लोग देख लेते हैं। यह निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है ए एवं बी जिस पर ए पर माइनस क्यू आवेश है और बी पर प्लस क्यू आवेश है। जिन दोनों के मध्य बिंदु ओ है, ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। तो उसी को नीचे में वर्णन किया गया है। चित्रानुसार एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जिनके आवेश माइनस क्यू तथा प्लस क्यू हैं। इनके बीच की दूरी 2a है। द्विध्रुव ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक अनुप्रस्थ स्थिति में एक बिंदु P है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए बी वैद्युत द्विध्रुव के कारण गणना करना है। स्पष्ट है कि आवेश की प्रत्येक आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी समान है अर्थात AP इज इक्वल टू BP इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की अंडर रूट में है। में अगर बात करें तो यहाँ पर बिंदु P के बीच की दूरी माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों से बराबर दूरी पर स्थित है। जितना दूरी A से P के बीच के है उतनी ही दूरी B से P के बीच के है। इन दोनों की लंबाई की अगर बात करें A एवं P और B एवं P के बीच की दूरी तो यहाँ पर हमें दिया नहीं है किंतु हम निकाल सकते हैं। चूँकि O से P के बीच की दूरी को हमने R माना है, A से B के बीच की दूरी को हम लोगों ने 2A माना और जो कि O है वह द्विध्रुव का मध्य बिंदु है तो O से A के बीच की दूरी को हम लोग A मान सकते हैं और O से B के बीच की दूरी को हम लोग A मान सकते हैं। ठीक तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय निकाल करके A एवं P के बीच की दूरी को आसानी से निकाल सकते हैं। तब हमारे पास A एवं P के बीच की दूरी हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वेयर और माइनस ए स्क्वेयर, सॉरी यहाँ पर प्लस ए स्क्वेयर होगा क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र ही है कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक तो ये हो जाएगा आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर अंडर रूट में। उसी को यहाँ पर लिखा है ए पी इज इक्वल टू बी पी इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, ये मीटर है ना। तो प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 सेम वही अक्षीय स्थिति वाला पोजीशन ही डालेंगे। तो कूलाम के नियमानुसार प्लस क्यू आवेश के कारण हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान बी पी स्क्वेयर और बी पी का मान हम लोग यहाँ से ले लेते हैं तो बी पी का मान हो जाएगा हमारे पास आर प्लस ए का स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक जो कि बी पी की दिशा में है। पुनः उसी प्रकार से अगर माइनस आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो हो जाएगा E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और क्यू अपान ए पी स्क्वेयर और ए पी स्क्वेयर का मान भी यही है जो बी पी स्क्वेयर का मान है चूँकि चित्र में ही दिखाया गया है कि जो ए पी है वह बी पी के बराबर है। ठीक तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान आर प्लस ए पूरे का होल स्क्वायर जो कि P से A की दिशा में है। ठीक तब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता मॉड ऑफ वेक्टर E इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर 1x इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर E
2x, जैसे कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। E1x और E2x दोनों की दिशा जो है अक्ष के समांतर है, तो समानांतर होने के कारण हम लोग E1x और E2x को कॉस के रूप में कंसीडर करते हैं। तब E1 वेक्टर मॉड ऑफ E1 x इज इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर E1 cos थीटा, और ये हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर E2x इज इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर E2 cos x। ठीक, अर्थात हम कह सकते हैं परिणामी तीव्रता इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर देंगे तो E मॉड ऑफ वेक्टर E1 cos थीटा प्लस मॉड ऑफ वेक्टर E2 cos थीटा, जो कि दिशा BA के समानांतर है। E1 एवं E2 के मान को जैसे ही रखते हैं तो हमारे पास हो जाता है 1/4πε0 के क्यू cos थीटा, और ये हो जाएगा r² प्लस a स्क्वायर प्लस 1/4πε0 के क्यू cos थीटा r² प्लस a²। तो हम लोगों के पास यहाँ पर 2q/4πε0 के बाहर निकल जाता है, और ये जो cos थीटा अपान r² प्लस a² यह अलग रहता है। फिर हमको cos थीटा का मान ज्ञात करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज POB को ले लेते हैं। तो POB में क्या होता है, चित्र में दिखाया है एक समकोण त्रिभुज POB को ले लेते हैं। तो POB में हम लोग cos थीटा कंसीडर करते हैं। तो cos थीटा इज इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण। यहाँ पर आधार का मान दिया है a, और कर्ण का मान हम लोगों ने निकाला था कि r² प्लस a² अंडर रूट में। तो वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा OB और अपान BP, जैसे यहाँ पर दिखाया है OB और BP है ना। ठीक, तो फिर ये हो जाएगा OB का मान हम लोगों ने a माना था और BP का मान हम लोगों ने अंडर रूट r² प्लस a² निकाला था। ठीक, इसीलिए फिर जो इसका मान है cos थीटा का मान है उसको हम लोग यहाँ पर अगर रख दें तो क्या हो जाएगा, वेक्टर E इज इक्वल टू 2q/4πε0 के r² प्लस a² इंटू a अपान अंडर रूट r² प्लस a²। ये जो है वो cos का मान है, और यहाँ पर जो r² प्लस a² था उसको यहाँ पर 4π के साथ सबमिट कर दिया। ठीक, फिर अगर इसको मिला दिया जाए तो ये 2q इंटू a, ये क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है, और द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग P से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4πε0 के, और ये जो कुल तीनों हो जाएगा 2q इंटू a, क्या हो जाएगा, P हो जाएगा P अपान r² प्लस a², और ये हो जाएगा 3/2, क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर 1 है और ये जो दिखाया है अंडर रूट में ये हाफ है, तो 1 प्लस हाफ इज इक्वल टू हो जाता है हमारे पास 3/2, जो कि कहाँ है, B से A के समानांतर में है, क्योंकि यहाँ पर वही बताया है Q इंटू 2A इज इक्वल टू P। ठीक, परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगा, 1/4πε0 के P अपान r² 3/2। तो यहाँ पर a कहाँ गया, तो a को हम लोगों ने नगण्य मान लिया, क्योंकि r का मान बहुत बड़ा है और a का मान अत्यंत छोटा है। अत्यंत छोटा होने के कारण उसे हम लोग नगण्य मान लेते हैं, और यहाँ पर 2 से 2 क्रॉस हो जाता है, फिर 1/4πε0 के P अपान r³ न्यूटन प्रति कूलम। ठीक, इस प्रकार से हम लोगों के पास परिणामी तीव्रता निरक्षीय स्थिति के लिए वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4πε0 P अपान r² न्यूटन प्रति कूलम प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से हम लोगों ने इस वीडियो में आज देखा कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और हम लोगों ने दो पोजीशंस अक्षीय स्थिति एवं निरक्षीय स्थिति के बारे में चर्चा किया। आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। धन्यवाद। BSc से और भी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल चंदू कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर माय वॉचिंग वीडियो।